गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू माय डियर ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर और मैं आपके साथ आपकी मेंटोर गौरी महिंद्रा आज एक बार फिर से आ चुकी हूँ शाम की 7 बजे की क्लास के साथ। आप लोगों को भी पता है कि शाम की 7 बजे की क्लास जो है वो सुबह 10 बजे की क्लास को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सुबह 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे की क्लास में हमारी कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से हम सुबह क्लास नहीं कर पाए थे, तो इसकी वजह से हमने अभी क्लास को शाम को 7 बजे आज की क्लास को कंडक्ट किया है। और आज हमने जैसे सुबह 12:30 बजे आप लोगों से अनाउंस भी किया था, आप लोगों को बताया भी था कि आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं आज आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर मैं बच्चों से सुनती हूँ, स्टूडेंट मुझसे कहते हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम छोड़ देंगे, हम करेंगे ही नहीं उसको। देखो, ऐसा कभी भी आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है कि इस चीज़ को हमें करना है या इस चीज़ को हमें नहीं करना है। ये चीज़ आपके माइंड में कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैम हमें तो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है भाई, हम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। मुझे एक रीज़न मुझे आप दीजिए कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या इस वजह से हम नहीं करेंगे, राइट। आप सबको इसको करना पड़ेगा, सबको इसको पढ़ना है और सबको इसके साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के फटाफट से आइए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि सेशन को शेयर करना ज़रूरी है। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को इसको शेयर और लाइक करना होगा। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और उसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसके पैटर्न की तरफ। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। कई बार हम इसको आरसी के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इसको बोलते भी आरसी है। कई बच्चे आरसी नहीं समझ पाते या नहीं जानते हैं, तो उनको हम बता देते हैं। आरसी की ही फुल फॉर्म होती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आरसी की ही फुल फॉर्म होती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका पेपर का पैटर्न कैसा आता है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके पैटर्न का, उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना जरूरी है। देखिए, इसमें होता क्या है, आपको एक बड़ा सा पैरा दिया जाता है और उस पैरा में कुछ कभी कभी 80 से 90 लाइन और कभी कभी आपकी 120 से 100 के अराउंड में लाइनें होती हैं, ठीक है। उसमें एक मैटर लिखा होता है, एक स्टोरी लिखी होती है, एक कहानी लिखी होती है। उस कहानी की टोन कैसी भी हो सकती है। वो टोन आपकी नेगेटिव, पॉजिटिव, एनालिटिकल, सजेस्टेड, क्रिटिकल, किसी भी तरीके की टोन हो सकती है। किसी भी मुद्दे को उठा करके ऑथर आपको सजेशन दे सकता है, किसी भी मुद्दे को उठा करके ऑथर उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी भी मुद्दे को उठा करके ऑथर उसको एनालिटिकल वे में भी दे सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से उसको दिया जा सकता है, कोई भी फॉर्म आ सकती है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के टाइप पे। इसमें जो आपको क्वेश्चन की संख्या दी जाती है वो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। 10 मार्क्स को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। अब देखिए, इसको करने का तरीका क्या होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके पैसेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमें रीडिंग नहीं करनी है पैसेज की, बिल्कुल भी नहीं करनी है। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है पैसेज की रीडिंग। अब देखो, ध्यान से समझना, पैसेज की आप रीडिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या आती है रीडिंग करते समय, जब हम पहली, दूसरी और तीसरी लाइन पढ़ते हैं तब तक तो हम उस लाइन से बंधे रहते हैं, लेकिन जब हम तीसरी लाइन तक आते हैं या चौथी लाइन तक आते हैं तो हम ऊपर की लाइन को स्किप कर चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं फर्स्ट वाली लाइन पे, फिर से हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम तीसरी चौथी पर आए, फिर हम लाइन स्किप कर गए, फिर हमने शुरुआत करी, फिर देखा हमने अच्छा टाइम तो है ही नहीं, पता चला हमने टाइम नहीं है, तो चलो हटाओ, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो हमने वो सीधे सीधे अपने 10 मार्क्स का लॉस कर दिया। एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो हमें लॉस नहीं करना है। आधे आधे मार्क्स से सिलेक्शन रुकता है। इस चीज की गहराई, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए आप लोग। हम एक भी नंबर, आधा भी नंबर एग्जाम में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखो, सबसे पहली चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको अपने एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके टाइम टेकन होते हैं और जिसकी कोई श्योरिटी नहीं होती आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी है तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अगर हल्का भी आप थोड़े से भी इसमें इधर उधर है चीज़ें तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इस कंडीशन पर जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी और जो मास्टर है वो भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आपको अपने सेशन के लास्ट में उठाना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 5 से 7 मिनट लास्ट में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, इतने मिलते नहीं है, इससे भी कम मिलते हैं, ठीक है। 5 से 7 मिनट आपको मिलता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए।
तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं। सबसे पहली बात, आपको पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। पैसेज में क्या कहानी चल रही है हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, अभी शुरुआत में हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आओगे, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका होगा रीड द क्वेश्चन। स्टेप नंबर फर्स्ट होगा आपका रीड द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना होगा, और रीड करने के बाद आपको पॉइंट नंबर 2 क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई द कीवर्ड। आइडेंटिफाई द व्हाट, आइडेंटिफाई द कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब हो गया आपको ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आप लोगों को एग्जाम्स के टाइम पर एक A4 शीट दी जाती है, राइट, A4 शीट दी जाती है, उसका आपको भरपूर यूज करना है। अब उस A4 शीट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला, मान लीजिए सपोज विमेन एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, और आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन को कॉपी में डाला, या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन डाला इस तरीके से, और उसमें लिखा कि मे भी हो सकता हो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, उस क्वेश्चन का आपने यहाँ पर कीवर्ड लिख लिया। मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट की स्ट्रेंथ कोई पूछ रहा है, ताकत को पूछ रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, करके इसको इस तरीके से लिख लिया कि विमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। आपने एक यहाँ पर पॉइंट लिख लिया कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ओवरऑल क्या पूछा जा रहा है आपने उठा करके यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे कीवर्ड्स नोट कर लिए कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेप होगा आपका रीड द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन आपका पूछ क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चंस को, तो आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब ये 2 पार्ट के अंदर के कुछ पार्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई किया कि उन क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। तो उसमें जो पूछा जाएगा उसका पहला स्टेप आपके पास होगा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके जो पैसेज बेस्ड होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पैसेज बेस्ड होते हैं, और दूसरा होता है कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो कंप्लीट पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आता है आपका वो कैसे होता है, कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या पूछा जाएगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास पूछा जाएगा टोन ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है, टाइटल पूछ लेगा, टोन पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर, टोन पूछ लेगा, टाइटल पूछ लेगा, और हो सकता हो यहाँ पर आपसे समरी पूछ ले कि समरी ऑफ द पैसेज आप मुझे बताइए, ठीक है। जो कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो या तो टोन से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो पैसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो टाइटल से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अलावा आपका एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आपके पास। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। ये आपके 2 स्टेप हो गए, ठीक है। अगर हमने पहले स्टेप की हमने यहाँ पर बात करी, तो पहला स्टेप आपका क्या है, रीड द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है, ये स्टार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। रीड द क्वेश्चन देन आइडेंटिफाई द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें पहला पॉइंट आपके पास आएगा जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पॉइंट उसमें ऐसा आएगा जो बिल्कुल कंप्लीट पैसेज बेस्ड होंगे, जिनको आप ऑप्शन से टिक नहीं कर सकते, जो कि आपके क्वेश्चंस होंगे टोन ऑफ द पैसेज, समरी ऑफ द पैसेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज, या फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रू और फॉल्स में क्या पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर बताइए कि ये जो बात कही जा रही है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ऑथर के व्यूज को पढ़ना जरूरी होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट, आपको इन 2 पॉइंट के बाद आपको थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आप पेपर में आते हैं।
जब आप इन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पर आप आएंगे, इस क्वेश्चन नंबर पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर वोकैबुलरी से रिलेटेड सिनोनिम या वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को देखोगे तो अगर आपको आंसर आता होगा तो विद इन सेकंड आप उस आंसर को टिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन वर्ड को पेपर आपके जो पैसेज में हाईलाइट करके दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। वो जो पेज आपके पास दिया होगा A4 शीट, उस पेज पे आप लिख लेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद आप आओगे नाउ, अब आप फोर्थ आपका स्टेप होगा नाउ रीड द पैसेज, नाउ रीड द पैसेज, नाउ रीड द पैसेज माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन नाउ यू विल रीड द पैसेज, अब आपको पैसेज को रीड कैसे करना है, आपको थॉरो रीडिंग करनी है। बहुत फटाफट से जो रीडिंग होती है ना, बस आपको वर्ड टकराने हैं। अब देखिए, अब आपके पास A4 शीट, अब देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ने का आपका रिजल्ट अब आपके पास आएगा। आपके पास वो जो A4 शीट दी हुई थी, उस A4 शीट में आपने क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है, राइट, आपने क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है। अब आप जब पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो वर्ड जब जहां पर आपके टकराएंगे तो आप उस क्वेश्चन में सीधा, अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने कहां पर पढ़ा था, किस क्वेश्चन में ये है, ये आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप सीधा उस क्वेश्चन नंबर 3 पे गए, मान लीजिए टाइटल का क्वेश्चन आया है और टाइटल का क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आप सीधा आपने जंप किया क्वेश्चन नंबर 5 पे, ना आप 1 पे गए, ना 2 पे गए, ना 3 पे गए, ना 4 पे गए, आप सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे गए और आपने टाइटल के ऑप्शन देखे और आंसर टिक लगाया और चलते बने। बस यही आपको करना है। याद रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कभी भी पैसेज को रीड शुरुआत में नहीं किया जाता है। जब आप पैसेज को रीड करते हो तो आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हो सकता है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके पैसेज बेस दे दिए हो। तो ऐसी कंडीशन पे आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर आप पैसेज में आओगे, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर आप पैसेज में आओगे, फिर आप क्वेश्चन ढूंढोगे कि कहां पर ये वर्ड देखा गया था। अक्सर क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम पैसेज पे जाते हैं तो हमको लगता है ये क्वेश्चन तो हमने कहीं तो पढ़ा था, इससे रिलेटेड वर्ड। अब आप ढूंढ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, कहां पूछा था। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ऐसी कंडीशन में आपको 3 घंटे भी दे दिए जाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए जब आप A4 शीट पे रखोगे तो सामने आपके स्क्रीन है, हाथ में आपके A4 शीट है, आपने A4 शीट को देखा कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया और आपने देखा कि वो क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं, आप सीधा उस क्वेश्चन पर जंप किए और आपका आंसर वहां पर आपके पास होगा विद इन सेकेंड। याद रखिएगा, सबसे पहले जब आप इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आएगा तो आप जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तो आप सबसे पहले वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वोकैबुलरी आती है तो आप फटाफट से उस क्वेश्चन को आप डन करके अपने नंबर को सिक्योर करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी अगर वोकैबुलरी आती होगी तो आपको तुरंत वहां पर आंसर मिल जाएगा, आपके 4 मार्क्स वहां पर सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम्स आपसे पूछता ही पूछता है एग्जाम्स में, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो आपके वो सिक्योर हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपको वहां पे आपने सिक्योर कर लिए। उसके बाद आप आएंगे टाइटल बेस या फिर ट्रू, फिर आप आएंगे ट्रू या फॉल्स पर। ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्टिंग की 10 से 12 लाइन में आप लोगों को पता चल जाते हैं। ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्टिंग की 10 से 12 लाइन में आपको पता चल जाते हैं। कैसे पता चल जाते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। 10 से 12 लाइन में आपको पैसेज का आइडिया पड़ जाता है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है और वो कंडीशन आपकी सही जा रही है या नहीं जा रही है, उस अकॉर्डिंगली आप ट्रू और फॉल्स को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद आप ट्रू और फॉल्स को भी कर सकते हो। अगर आप ट्रू और फॉल्स को नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर उसके बाद ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके पैसेज बेस्ड होंगे, क्योंकि जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे ना तो उसी में आपका टाइटल, उसी में आपकी समरी, उसी में आपका ट्रू और फॉल्स सब आता चला जाएगा। तो उसके बाद आप अगर वोकैब के बाद आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को करने से आपका ये वाला पूरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? चलिए आइए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और आइए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जल्दी से आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द अब आपसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट पूछे जा रहे हैं। आपने अपनी शीट ली, शीट जो आपके पास पेज दिया है, आपने उस पे ये आपने अपनी वहां पर कीवर्ड लिखा, आपसे अकॉर्डिंग टू द
पैसेज पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर नहीं पूछा जा रहा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट बताने हैं। अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है तो हम आंसर नहीं बता सकते, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक हिंट क्या मिल गई, आपको कीवर्ड क्या मिल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे इफेक्ट पूछे गए हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लियर है बात, हाँ या ना? अब समझते चलो। अभी इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो, इधर बिल्कुल आपस में बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज ओवर द फाइंडिंग ऑफ द क्रॉस लायर्स एक्सपीडिशंस। अब बात को यहाँ पर समझना, ये वर्ड आपको यहाँ पर हाईलाइट हुआ, इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वर्ड आपको हाईलाइट हो गया। आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा था कि वहां पर आपसे इफेक्ट पूछे गए थे, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के, ठीक है? फर्स्ट पे अभी देखो, मुझे याद हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर आपने लिखा कि क्रॉस लेयर्स एक्सपीडिशंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपने इसको भी यहाँ पर नोट कर लिया। अब उसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और आपने यहाँ पर देखा कि व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश फिजिक्स जॉन टाइंडल का। आपसे पूछा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है? किसके बारे में? जॉन के बारे में। अब आपको यहाँ पर एक और आपको हिंट मिली कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा गया है, राइट? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द वार्मिंग ऑफ अर्थ। अब आपसे मेजर रीजन पूछे जा रहे हैं, किसके रीजन पूछे जा रहे हैं? फॉर द वार्मिंग। आपने इसको हाईलाइट कर लिया, अगेन हाईलाइट करते चलिएगा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से हाईलाइट करते चलिएगा, ठीक है? अब आपके चारों क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आपको मिल चुका है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको यहाँ पर पता चल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। अब आपका आ गया यहाँ पर पैसेज। अब देखिए आपने यहाँ पर 4 वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, 4 क्वेश्चंस को आपने हाईलाइट किया हुआ है कि आपसे पैसेज में पूछा क्या गया है, आपने उसको यहाँ पर हाईलाइट कर लिया था, है ना? आपने क्या कर लिया था? हाईलाइट कर लिया था कि पहले में आपसे इफेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आइए जरा इफेक्ट को देखते हैं। अब ये जो पैसेज है ना, इसको आपको बहुत ज्यादा मीनिंगफुल वे में नहीं पढ़ना है कि आपको एक एक मीनिंग समझ में आना चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? कि हमें एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आएगा तभी हम करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं समझ में आ रहा मीनिंग, कोई बात नहीं। अब हमें मेन अपने वर्ड्स देखने हैं कि वो वर्ड्स हमारे यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए द एडहॉक स्टडी ग्रुप ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पर आपने पढ़ा कि हेडेड बाय द जूली चार्नर फाउंड दैट इफ कार्बन, यहाँ तक लाइन तक आया, टू इंक्रीज द क्लाइमेट चेंज वुड बी। अब यहाँ पर देखो ये वर्ड आपको यहाँ पर मिला। अब बात को बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको बहुत ध्यान से समझो। अब आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपके दिमाग में आया ये वर्ड आया लाइन में दिमाग में कि ये वर्ड तो हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था। अब आपने फटाफट से आपकी जो A4 शीट पे आपने उस क्वेश्चंस के हाईलाइट की वर्ड्स को लिखा है, आपने फटाफट से देखा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज के बारे में, हाँ या ना? क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो दिस इज द बेनिफिट यू गेट। अब अगर आप पहले पैसेज को पढ़ते तो क्या आपको पता था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है? जल्दी से बताओ, क्या आपको पता था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आया हुआ है? नहीं पता था। और अगर आपने मान लीजिए पहले क्वेश्चन लिखा होता और कीवर्ड्स उसके नहीं लिखे होते तो अब आप क्या करते? आप देखते कि क्लाइमेट चेंज तो कहीं तो पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, आपको पता ही नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो? आप गए 1 में पढ़े, अच्छा 1 में नहीं है, पता चला 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, पता चला 5th नंबर पे। तो वो 4 क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में आपका जो टाइम वेस्ट हुआ उतने में टाइम आपका गेम खत्म, ठीक है? तो आपको वही करना है। अब आपने A4 शीट में देखा क्वेश्चन नंबर 1 में है, अब सीधा आप जंप करेंगे किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है इफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कंटिन्यू टू
इंक्रीज द क्लाइमेट चेंज वुड बी। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आइए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, कांस्टेंट इंक्रीजिंग इन अर्थ टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस। यहां पर ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के बारे में। अब आप आए पैसेज में, है ना। जब आपने पैसेज में आए तो आपने पैसेज में यहां पर पढ़ना स्टार्ट किया कि यहां पर बात क्या करी गई है। इट्स नाउ 25 years since that, it's now 25 years since that the report was issued, and in this period carbon dioxide emission have increased from 5 billion a year to 7 billion, and the earth temperature was steadily risen. अब देखो राइजन, आपने वहां पर एक वर्ड पढ़ा था कि जो हमारा क्या था, वहां पर एक आपके पास ऑप्शन में आया था। अगर आप ऑप्शन पर आओगे तो ऑप्शन में आपको वहां पर दिया गया था कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर, आपको पहला पॉइंट यहां पर मिल चुका है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट पे आइए, यहां पर सेकंड पॉइंट पर आप आओगे तो सेकंड पॉइंट पे आप पाएंगे, सेकंड पॉइंट पर पढ़िए यहां पर देखिए। उसके बाद आप आए सेकंड लाइन पे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर द हाइपोथेटिकल, नियरली एवरी मेजर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, मेल्टिंग द ग्लेशियर्स। आपके पास सेकंड ऑप्शन वहां पर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का, तो यहां पर ये पॉइंट आपको मिल चुका है। तो एक पॉइंट आपको यहां पर मिला और एक पॉइंट आपको यहां पर मिला, राइट। 2 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट उसके बगल में, द ओशियंस आर बिकमिंग नॉट जस्ट वार्मर बट मोर एसिडिक, ये भी आपको ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 पे आपसे बोला गया था कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस, सेम चीज, मतलब तीनों पॉइंट आपका आंसर हो गए। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर आए और 1 के आपने ई पॉइंट पर टिक किया, ऑल 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। ये तीनों ही रीजन है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को लेकर के। अब देखा आंसर कितना बेटर हुआ, समझ में आई बात, हाँ या ना। कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए कि मैम ये समझ में आया हमें, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। कमेंट करिए स्टूडेंट्स, कमेंट करो गाइस, फटाफट से कमेंट करो। देखा कितना बेनिफिट आपको मिला क्वेश्चंस के कीवर्ड्स लिखने से। अब अगर आपने क्वेश्चंस के कीवर्ड्स अपने पेज पर नहीं लिखे होते माय डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यही क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में पूछा गया होता आपसे, तब आप क्या करते? आप फिर एक एक क्वेश्चन को पढ़ते और उतने में टाइम आपका अप हो जाता, राइट। आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत ही सूझबूझ का और शॉर्ट ट्रिक्स का हमें सहारा लेना है। एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पता था, आपने A4 शीट में देखा कि क्लाइमेट चेंज को हमने कहीं तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में आपने देखा अच्छा ये तीनों ऑप्शंस दिए हैं, फिर आप सीधे पैरा में गए कि वो तीनों पॉइंट वहां पे मेंशन है या नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन ई यहां पर दिया हुआ है, ऑल 1, 2 और 3। तो इस वजह से आपने सारों को चेक किया और आपने आंसर को टिक किया। समझ में आई बात, हाँ या ना। अब चलिए फिर से पैरा में चलते हैं। अभी हम यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर पूछा गया है सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में से किसी को भी नहीं देखेंगे और सीधे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ेंगे पैरा को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि फाइंडिंग ऑफ दस, ठीक है। अब ग्रॉस लायर्स के बारे में पूछा गया था। अब देखिए कहीं पर भी वर्ड ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है क्या? कहीं पर भी ये वर्ड्स आपको हमेशा बोल्ड लेटर में लिखे होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के कोई भी वर्ड होगा तो वो आपको बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं दिया गया है। अगर मैं आपसे वर्ड की बात करती हूँ, किस वर्ड की बात करती हूँ? जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था उस वर्ड की अगर मैं बात करती हूँ, जो लिखा हुआ था आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ बड़े बड़े वर्ड्स में, GROSEILLIERS, ये वर्ड आपका कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये कहीं पर भी नहीं लिखा है तो मतलब आंसर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हो ना हो वो वर्ड तो जरूर आएगा आपके आंसर पे। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो आपके तुरंत देखिए एक बोल्ड लेटर में एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 1997। अब आपने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर भी ये सेम वर्ड एक्सपीडिशन के बारे में बात हो रही है। आपको हिंट तुरंत गई कि ये क्वेश्चन तो हमने अगेन कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, जहां पर आपसे फाइंडिंग पूछा जा रहा था कि गिवन अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन वाज फॉर द फाइंडिंग ऑफ, सेम वर्ड वहां पर भी लिखा हुआ था। अब देखिए
अब आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्या दिए गए, वर्ड आगे क्या दिया गया, फाउंड दैट द एरेटिक सी आइज डेप्थ हैड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, सीधे आपने सीधा गए उस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आप आए बिना किसी देरी के, और क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने देखा कि यहाँ पर भी ये लाइन दी हुई है, डिक्लाइन। हाँ या ना, हाँ या ना। ग्लेशियर्स आर सिंकिंग बाय डे, ये तो हम पहले वाले में पढ़ चुके थे, तो ये तो होगा नहीं, है ना। एनर्जी अर्थ से भी रिलेटेड कुछ भी नहीं है, द वर्ड बिकम इज, वो भी नहीं है। द डिफरेंट बिटवीन से और ये डिफरेंट आपसे पूछा, डिफरेंस आपसे पूछा नहीं गया है। से नाइट और टाइम में क्या आपका डिफरेंस है, ये आपसे पूछा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विद इन सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताओ। यस मैम, समझ में आ रही है। इससे पहले हम लोगों ने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स की तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व नहीं किया था। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं सॉल्व किया था। अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। मैम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से आप समझाते हो, थैंक यू सो मच मैम। हम लोग आपको पाके, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। तो अभी सेशन समझ में आ रहा है ना, बहुत मज़ेदार सेशन चल रहा है, बहुत ही इंजॉय आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। तो याद रखना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि पैरा हम लोग समझ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। पैरा, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ आपकी रीडिंग बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है आपका सब कुछ, लेकिन आप पैरा को पढ़ के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो ना। जब आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो आप पैरा किस बिहाफ पे पढ़ोगे, भाई पढ़ ही नहीं सकते आप पैरा को पहले। जब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, आपको पता ही नहीं है, तो आप किस बिहाफ पर ऑप्शंस को टिक करोगे यहाँ पर, है ना। आप टिक ही नहीं कर सकते हो, है ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई, मानी बात है। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते तो आपका वो आंसर नहीं बनेगा। तो फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप पैरा पे जाओगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप पैरा पे जाओगे, तो इट्स जस्ट द वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फाइंड क्वेश्चन की कीवर्ड्स को जानना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चंस आपके कैसे आए हैं, पैरा बेस्ड आए हैं, क्या है, फिर उसके बाद आपको पैरा को पढ़ना स्टार्ट करना है। जब आप पैरा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो वर्ड जहाँ पर भी हाईलाइट होंगे, तो वो जो A4 शीट में आपने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जाएंगे। अब देखिए, मेरे 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले, मैंने एक बार भी मैं 3rd और 4th पर अभी तक नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है कि 3rd और 4th में वो बात पूछी ही नहीं गई है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ बढ़ते हैं और पैरा को आगे रीड करते हैं। अब आपकी जो A4 शीट में क्वेश्चन नंबर 3rd की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, जल्दी से बताइए। आपसे प्रिडिक्शंस पूछी गई है प्रोविस्ट क्लाइमेट मॉडल्स की, आपसे प्रिडिक्शन पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे प्रिडिक्शंस पूछी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। कहीं पर भी आपको ये वर्ड हाईलाइटेड मिल रहा है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश। अब देखो, कहीं पर भी ये नाम आपको दिख रहा है, आपको ये नाम कहीं पर भी दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट पैरा की बात करते हैं तो हमें ये नाम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखा था, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, कहीं पर भी ब्रिटिश राइटर जॉन के बारे में यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी वर्ड हाईलाइटेड नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर भी आप बात करते हो तो यहाँ पर भी कहीं पर भी जॉन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है पूरे पैरा में। पूरे पैरा में जॉन का डिस्क्रिप्शन, ब्रिटिश जॉन का डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं दिया गया है। अब आइए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। अभी देखिए, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है ना। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से हम समझते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे।
ये तो आपको आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए जॉन का कहीं नाम दिया है, अब आपको सरसरी नज़र से देखना है कि कहीं पर जॉन का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। यस, दिया गया है। बहुत ध्यान से सरसरी नज़र से देखना है, आपको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है कि कोई भी मीनिंग हो रहा है, कुछ भी कहानी हो रही है, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना। रीअरेंजमेंट थोड़ी ना है जो जानना है आपको कि आपको एक के बाद एक सेंटेंस को रिफॉर्म करना है, हमें नहीं जानना अंदर क्या बात हो रही है, हमें बस एक सिंपल सा मीनिंग समझना है। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि टाइटल या टोन पूछ ली गई तो उस बेस पर, लेकिन अभी हमारे पास चारों क्वेश्चन पे कहीं पर भी टाइटल और टोन का जिक्र नहीं किया गया है, तो हमने सीधे देखा जॉन टाइटल का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जॉन का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब आपको समझ में आया। और क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन आपके पास अगर हमने A4 शीट पे जो हमने लिखा था, आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश राइटर के बारे में डिस्कवरी आपसे पूछी गई थी। तो अब देखिए ऑप्शन पर हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द नेचुरल ग्रीन हाउस if a greenhouse gases absorb infrared radiation and then emitted it। अब देखिए ऑप्शन पर हम आते हैं, तो ऑप्शन हमें ऐसा कुछ दिया गया है 35 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल देखो, ग्रीन हाउस गैसेस का ये जो लाइन है आपकी ऑप्शन नंबर 1 पर आपको क्लियरली मेंशन करी गई है। अगर मैं इस लाइन की बात करती हूँ कि जॉन टाइटल के अकॉर्डिंगली ग्रीन हाउस इज ऑब्जर्व रेडिएशन एंड देन रिमिटेड इट, ये क्वेश्चन आपकी 2 में दिया हुआ है, 3rd क्वेश्चन पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 पर आइए, पॉइंट नंबर 2 पर आइए। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब दिया हुआ है कि नहीं, रिमिटेड दिया है कि नहीं, मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी मैच करता है, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ द पैसेज, है ना, डिस्कवरी ऑफ द पैसेज आपसे पूछा गया है। डिस्कवरी का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनके इफेक्ट्स, डिस्कवरी हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है। नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, अर्थ टेम्परेचर ग्रीन, आपसे यहाँ पर डिस्कवरी पूछी जा रही है। आप यहाँ पर इन्फ्रारेड का बेसिस का आंसर नहीं दोगे, मतलब ये पॉइंट हमारा सही नहीं हुआ यहाँ पर। अब देखिए फिर आप ऑप्शन पर आए, अब आगे देखिए आपने क्या लिखा, क्योंकि इफ दिस गैस लेवल इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, अगर ये गैस इंक्रीज करते अर्थ टेम्परेचर को विल ऑल्सो राइज मेंशन 7। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई है ना, ऑप्शन आपका क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट आप आगे आइए, नेक्स्ट लाइन पर बढ़िए। ग्रीन हाउस इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, हमारा ये पॉइंट भी नहीं सही है। द ग्रीन हाउस हमारा क्या करेगा, अर्थ टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही नहीं जा रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आगे देखिएगा, ई में आपको करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, मेंशन किया गया है कि नॉट टाइटल, हेंस द ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आपको जनरल इफेक्ट्स गिवन इन द पैसेज, ठीक है, जनरल इफेक्ट्स बताए गए हैं आपको सारे के सारे, ठीक है। ये देखो ग्रीन गैस की आप बात कर रहे हो तो वो कहाँ से, नेचुरल गैस, ठीक है। ग्रीन गैस टेम्परेचर को बढ़ाती है तो भी वो नेचुरल इफेक्ट देती है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके किधर जाते हैं, नेचुरल पॉइंट को जाते हैं। अब हम आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लाइन है आपकी वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछी गई थी, तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पढ़ने हैं तो 3 में आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिश फिजिक्स जॉन टाइटल के अकॉर्डिंग डिस्कवरी क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब देखो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस यहाँ पर भी है आपका, ठीक है, जो कि क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को देन आइसलैंड, ठीक, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके किससे जुड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 5 से, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपका ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियरली जोड़ दिया जाएगा। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइट आंसर।
आप सभी के आंसर्स भी आने लगे हैं। मैंने आंसर्स आप बच्चों के देखे कि सभी का आंसर ई आया है। मेरे बताने से पहले आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ई को टिक किया। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सही हैं। सबने आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, सॉरी फिफ्थ दिया है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द मैम राइट आंसर। बहुत सही भाई, बहुत सही। मतलब मेरा समझाया हुआ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है और सभी स्टूडेंट इसको एंजॉय करते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सभी के आंसर सही हैं, सभी के आंसर सही हैं, सभी के आंसर सही हैं। हमने जितने भी स्टूडेंट के ऑप्शंस आंसर्स को पढ़ा उन सभी के आंसर्स पूरी तरीके से सही थे। नेचुरल गैस हाउस इफेक्ट उसकी डिस्कवरी है जॉन टाइंडल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको बताना है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज में ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, सारे के सारे ग्रीन हाउसेस के इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं चारों पॉइंट में। तो इसीलिए आपने फिफ्थ पॉइंट उन सभी से मिलाते हुए लिख दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, सब में ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का बात पूछी जा रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ग्रीन हाउस का इफेक्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन हाउस क्या करती है, इंक्रीज करती है अर्थ टेम्परेचर को। यहाँ पर भी आपका सेम है, टेम्परेचर को इन द पास्ट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ टेम्परेचर इन द पास्ट मेजर सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, फोर्थ में भी वही बात है। तो आपने सारी की सारी चीजें यहाँ कहाँ से रही हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस से आ रही है। तो आपने नेचुरल ग्रीन हाउस जब ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर आंसर को उसको ही टिक कर दिया। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। यस मैम क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच। सुमिति पात्रा कह रही है मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बहुत मज़ेदार समझ में आया। दैट्स वेरी 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 गुड थिंग। इसी के साथ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अब देखो मेजर रीजन ऑफ द वार्मिंग पूछे गए हैं। अब आप अभी तक इस लाइन पे थे, अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करिए कि क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ दिया गया है। मेजर रीजन आपसे पूछा जा रहा है, मेजर रीजन ऑफ फॉर द वार्मिंग के लिए, वार्मिंग ऑफ आर्टिका के बारे में आपसे मेजर रीजन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। पैसेज को पढ़िए, आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। आंसर्स मेरे पास आने स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सही। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, आई होप आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, तो इस पैरा की इस लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है इफेक्ट्स के बारे में। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। मेजर रीजन बाय द, देखिए इधर, आपसे यही तो पूछा गया है कि मेजर रीजन बताइए कि क्यों वार्मिंग ऑफ एर्टिक इज रिपीटेडली मेंशन्ड। आप आया बात समझ में? अब आपके पास यहाँ पर आया द आइस एडबो फीडबैक इज थॉट टू बी अ मेजर, उसको रीजन माना जाता है। आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आए और आपने देखा यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, द आइस एल्बडो फीडबैक इज द मेजर रीजन फॉर द वार्मिंग ऑफ, एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। ध्यान रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक होता है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुनती हूँ, मैं जब क्लासेस में पढ़ाती थी तभी मैं बच्चों से सुनती थी और अभी भी मैं सुनती हूँ कि बच्चे कहते हैं मैम हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है? आधे मार्क्स जब आपका सिलेक्शन रुकता है, किसी का सिलेक्शन रुकता है, तो कितना ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि क्यों, तो हम सीधे सीधे 10 मार्क्स को क्यों छोड़ने की बात करते हैं, है ना। हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। आपके पेपर, इंग्लिश का पेपर सबसे ईजी पेपर होता है, बस इज जस्ट ऑफ द कमांड की बात होती है कि आप कितने ज़्यादा कमांड के साथ चल रहे हो अपने टॉपिक के साथ, ठीक है। अब सिंपल सा एक बात को समझना कि जब यहाँ पर सारी बातें करी गई, आपने क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका रीअरेंजमेंट नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जिससे कि आप उसको रीअरेंज कर पाओ, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपको पैसेज को बहुत थॉरो रीडिंग करनी है, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी में रीडिंग करनी है और आपको देखना है कि कहाँ पर वो वर्ड्स जो आपने क्वेश्चन में पढ़े थे वो कहाँ पर आपके यहाँ पर टकराते हैं। आपको बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, और उससे आपको ऑप्शंस को मैच करना है और आपको पता है कि किस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप सीधे उस क्वेश्चन पे जाएंगे और उसी हिसाब से आंसर को आप वहाँ पर टिक करेंगे। क्लियर हुई बात, हाँ या ना?
बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा, इतने अच्छे से उसको आपने जज किया। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। कल सुबह हम लोग 10 बजे 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने टाइमिंग पर मिलेंगे और हम उसमें सेंटेंस कंप्लीशन और पैसेज कंप्लीशन का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन और पैसेज कंप्लीशन को इस बार देखेंगे कि पैसेज को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, तो जुड़ना मत भूलिएगा सेशन में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए जब तक कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग।